नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये मेरा एक बुक रिव्यू है। ये किताब जो है इसने मेरी लाइफ को बदला है, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये किताब वित्तीय संपत्ति और संपत्ति निर्माण के बारे में सिखाती है और मैंने इसे अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। मैं जानती हूँ कि हम में से कई महिलाएं अपने वित्त के बारे में सोचते समय अनिश्चितता महसूस करती हैं। हमारी समाज में अक्सर महिलाओं को वित्त और निवेश के बारे में कम जानकारी दी जाती है, लेकिन ये किताब मेरे लिए एक आंख खोलने वाली अनुभव रही है और मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे कुछ मूल्यवान सीख सकेंगे। ये किताब है, इंग्लिश में अवेलेबल है। इट्स अवेलेबल इन हिंदी, इट्स अवेलेबल इन मेनी मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक्स जो मैंने सीखी हैं। इस किताब में मैंने जो 10 सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे उनके बारे में मैं आज बात करती हूँ। सबसे पहला सबक, अमीर लोग अपने पैसे को काम करने देते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेसन और द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक। किताब का ये महत्वपूर्ण सबक ये है कि अमीर लोग अपने पैसे को अपने के लिए काम करने देते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा निवेश करते हैं, हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें पैसिव इनकम मिलती है। यानी ऐसी इनकम जो आपके काम के किए बिना आती रहे। ये अपने पैसे की संपत्ति खरीदते हैं, लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं और उससे इनकम जनरेट होती है जो पैसिव रहती है। मैंने इस सबक को अपने जीवन में लागू किया और कई साल से हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा मैं ज़रूर इन्वेस्ट करती हूँ। शुरुआत में जब मैंने ये शुरू किया तो सिर्फ 5% ही था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे बढ़ाया। आज मैं म्यूचुअल फंड्स और छोटे छोटे निवेश करती हूँ, चाहे एक एफडी हो। एफडी में बहुत कम डालती हूँ, या शेयर्स या स्टॉक्स में डालती हूँ, जिससे मेरी पैसिव इनकम बनती जा रही है और ये बढ़ती रही। दूसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो ये था कि हर इंसान को एक सर्टेन लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। हमें फाइनेंस के बारे में शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये शिक्षा हमें स्कूलों में नहीं दी जाती, जो नहीं दी जाती और जो देनी चाहिए, तो इसे हम या किताब से या कोई कोर्स लेके हमें इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इसको ना जानने से हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनका सुझाव किताब में ये है कि अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। चाहे आप सेमिनार में भाग लें, चाहे आप वर्कशॉप अटेंड करें, चाहे किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से बात करें या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें, आपको ये शिक्षा लेनी ज़रूरी है। मैं किताबें पढ़ने की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो चाहे इनकी ये किताब है, एक आई थिंक मेरे पास थी 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम बाय सूज़ ऑर्मन, उनकी किताब है। मैं ये किताबें पढ़ती रहती हूँ और आजकल तो यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन है। मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ जो आप देख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डाल दूँगी, जापानीज़ लोग कैसे पैसा सेव करते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा सबक जो मैंने इससे चीज़ से सीखा वो है अपनी संपत्ति बढ़ाएं और अपनी देनदारियों को कम करें। संपत्ति और देनदारी के बीच में अंतर। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस की आय। देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन्स, ऐसी चीज़ें जो मूल्य में कम होती जाती हैं। कार हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जिनकी एसेट वैल्यू कम होती है। मैंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करके अपने क्रेडिट कार्ड को खर्च को ख़त्म कर दिया। मेरा कर्ज है क्रेडिट कार्ड का कोई भी नहीं है और अपनी बचत को मैं म्यूचुअल फंड्स में डालती हूँ। ये मैंने सीखा कि हर महंगी चीज़ संपत्ति नहीं होती, चाहे वो एक नया आईफोन हो या एक बहुत बड़ी गाड़ी हो। क्या फ़ोन का क्या पर्पस है? फ़ोन दिखावे के लिए तो है नहीं, फ़ोन तो मैं ही यूज़ करती हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन लूँ। जो इस फ़ोन्स पे खर्चते हैं पैसे, आई थिंक इट्स सच अ वेस्ट ऑफ मनी। मेरे पास एक 20,000 का, जिस वे मैं वीडियो भी बना रही हूँ, सैमसंग का एक फ़ोन है जो अच्छे खासा काम करता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास जितना पैसा है उसका बेस्ट निवेश आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी इनकम आती है, उसका सबसे पहले आप निवेश जो करेंगे आप अपने लिए करेंगे। आप उसको इमीडिएटली पे योर सेल्फ फर्स्ट करेंगे। मैं इसके बारे में एक और नया वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं इसके डिटेल के बारे में बात करूँगी। लेकिन आपने अपनी इनकम में से 20% इनकम आपने हर हालत में इन्वेस्ट करनी है। 70% इनकम जो है वो आप अपने खर्चों में यूज कर सकते हैं, लेकिन 20% आपकी जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, और 10% एक जिसको कहते हैं ना एक मिसलेनियस इनकम हो सकती है। आप दान दे सकते हैं, आप उसको अपनी सेविंग्स में ही ऐड कर सकते हैं, अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। ये आपको सोचना है। 70-20-10 का रूल। सबक नंबर 5, अपने डर पर काबू पाएं। रॉबर्ट कावस्की अपनी किताब में ये कहते हैं कि अक्सर डर और असुरक्षा की जो फीलिंग होती है वो हमें फाइनेंशियल पॉजिटिव डिसीजन लेने से रोकती है। उनका सुझाव ये है कि अपने डर का सामना करना सीखें और रिस्क लेने की एबिलिटी को थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन समझदारी से। निवेश करते वक्त हमको डर लग सकता है, क्या हुआ अगर मार्केट क्रैश हो गई, क्या हो गया अगर मैं तो सिर्फ इतने ही पैसे निवेश कर रही हूँ, क्या होगा, मेरा आत्मविश्वास तो बिल्कुल ही डगमगा रहा है क्योंकि मेरे को अपने हाथ में पैसा रखना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपको अपने डर पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिस्क तो होता ही है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस किताब में वो हमें ये बताते हैं कि अपने रिस्क को हमें एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, लेकिन पागलों की तरह पैसा भी निवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो बात आते हैं, अब मैंने भी इसको सीखा है, अपनी इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। इसका मतलब ये है पैसे को समझना और उसका बेस्ट उपयोग कैसे करना। इसलिए हमें अपने निवेश बाजार, शेयर मार्केट के बारे में, कानूनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपनी इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए और निवेश के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एक एक्सेल शीट पे अपने जो इनकम है उसके बारे में लिख सकती हैं। आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं जो इस चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है। कोई भी एडवाइस देने से घबराता नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो पूछने में हर्ज भी नहीं होना चाहिए और उसकी शर्म भी नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट कावस्की अपने जिस 7वीं चीज़ को जो मैंने उनसे सीखा वो है अपने काम के लिए नहीं, अपने सीखने के लिए काम करें। ये मानना है कि केवल पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि सीखने के लिए भी काम करना चाहिए, उससे इनकरेजमेंट मिलती है। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर कोडिंग या कुछ सीखना है जिससे आप अब स्टिचिंग सीखनी है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको कोई पैसे देके भी स्टिचिंग सीखनी है तो सीखें उसको जाके, क्योंकि अपने करियर में आपको उसको डेवलप करने का मौका मिलेगा। अगर कोई पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं कुछ चीज़ के, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, सो गो फॉर इट। चाहे वो सेल्स हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, ये कौशल ऐसे हैं जो खुद का बिजनेस करने में, आपकी इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। अपनी इनकम को बढ़ाने का सोर्स सोचें, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैंने इस किताब से सीखी वो ये सीखी कि पहले अपनी संपत्ति खरीदें, पहले फिर अपनी सुख सुविधाओं के बारे में बात करें। इसलिए जैसे कि अक्सर हम अपनी कार खरीद लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें अपने कर्ज को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। इस सिद्धांत को अपनाएं और अपनी इच्छाओं पर काबू करें। एक बड़ा अच्छा टर्म है कॉल्ड सीलिंग ऑन डिज़ायर्स। अगर आप महंगे कपड़े खरीद रहे हैं या बहुत महंगे महंगे गैजेट्स खरीद रहे हैं, उनको ना लेके एक छोटे से अपार्टमेंट में निवेश कर लें। वो आपको कहीं ज़्यादा हेल्प करेगा, उससे किराया आ सकता है, आपका एक नेटवर्क बढ़ता है। अगली बार आप अगर बड़ा लोन लेना चाहेंगे उसको आप कोलैटरल की तरह बैंक के पास रख सकते हैं। अभी अपार्टमेंट आपको हर महीने आय दे सकता है। जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरुआत करें। ये बात सोचे मुझे बहुत, मैं ऐसी सोचती हूँ मुझे एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, बेटा वो चीज़ आज आप क्या कर सकते हैं, आज शायद आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट ही ले सकते हैं। उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। ये बात सोचे मैं तो कुछ खरीद नहीं सकती। और अपनी इनकम का लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने इस वंडरफुल 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 किताब से सीखी है वो ये है, अपनी इनकम के स्रोत को बढ़ाएं और आप एक स्रोत पर ना निर्भर रहें।
ये ज़रूरी है अपनी नौकरी, अगर आप नौकरी करते हैं उसके अलावा अपने आय को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप ट्यूशन कर सकते हैं, क्या आप कुकिंग क्लासेस कर सकते हैं, क्या आप क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं, क्या आप कोई हैंडमेड आइटम्स या क्राफ्ट शुरू कर सकते हैं, आप अपनी वित्तीय सुरक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप इस बुक से सबसे बड़ी बात सीख सकते हैं, अपने बच्चों को एक फाइनेंशियल लिटरेसी दें, उनको शिक्षित करें फाइनेंस के बारे में। किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं बिकॉज आपके पास एक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, उसके बारे में शिक्षा नहीं थी, आपने पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या आप ये सोच सकते हैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट से आपकी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा बढ़ सकता है। तो अपने जीवन में अपना जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम अपने आप को ओ करते हैं एज वुमेन, एज पावरफुल वुमेन वी वांट टू बी, वी नीड टू नो अबाउट आवर फाइनेंसेस, we need to work on our finances, and we need to make sure we are making sense with our finances. This book is a treasure hunt. ये बुक एक ट्रेजर हाउस है। इस बुक को खरीदें, ऑनलाइन भी मिलती है, अमेज़न पे मिलती है। मैं लिंक डाल रही हूँ इस बुक को खरीदने का, आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन इस बुक पे इन्वेस्ट करें। इसकी बुक वैल्यू 499 रुपीज़ है, लेकिन इससे आपको वैल्यू मिलेगी और लाखों करोड़ की हो सकती है। अपनी बात बनाएं, इस बुक